हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल CEG एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग प्रयोगशाला परिचारक के लिए हम लोग सामान्य विज्ञान उसमें भौतिकी पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने गति चैप्टर पढ़ लिया है। दूसरा बल एवं गति का नियम, ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है। दोस्तों आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण। जो प्रयोगशाला परिचारक जो एग्ज़ाम होगा उसमें सामान्य विज्ञान से 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उन 60 क्वेश्चन मतलब साइंस से आने वाले हैं 60 क्वेश्चन। तो इन 60 क्वेश्चंस का हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ये बेसिक सिलेबस कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का जो बेसिक सिलेबस है उसको हम पहले करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिख दिया है कि कक्षा 9वीं या फिर कक्षा मतलब 10वीं यहाँ से क्या है, यहाँ से आने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हम जो वीडियो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण ना, तो सबसे पहले दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के बारे में बेसिक क्या जानते हैं। तो देखो न्यूटन ने इसके लिए क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि न्यूटन ने कहीं से मतलब किसी सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, वहाँ से जब सेब नीचे गिरा है ना, तो उसने उस नियम को प्रतिपादित किया। मतलब उसने इस परीक्षण को देखा। दोस्तों वैसे तो ये मतलब बहुत सामान्य सा परीक्षण है कि कहीं से कुछ वस्तु नीचे की ओर गिरती है, जैसे पेड़ से क्या है फल का नीचे गिरना। ठीक है, कोई वस्तु अगर आप ऊपर फेंकोगे तो वो क्या है, लौटकर वापस नीचे धरती पर ही गिरेगी वो। ठीक है, बहुत सामान्य सा परीक्षण है, पर न्यूटन ने इस परीक्षण को मतलब इस चीज़ को, इस घटना को उसने देखा और उसके बाद उसने क्या किया, तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसको उसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो बेसिक आप उसका कॉन्सेप्ट वही है कि जो भी वस्तु मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, मतलब कोई वस्तु ऐसी तो है नहीं जिसको अपन, अच्छा वो गैस के गुब्बारे की बात नहीं कर रहे दोस्तों। कोई भी अगर आप कागज़ को भी फेंकोगे ना ऊपर से, तो वो आखिरी में जा कर के ज़मीन पर ही गिरेगी वो। ठीक है, तो वस्तुओं का पृथ्वी पर गिरना ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण का एक प्रभाव है ना। ठीक है, और क्या है, जैसे चंद्रमा जो है दोस्तों, चंद्रमा क्या करती है, पृथ्वी की चारों ओर गति कर रही है। पृथ्वी का चारों ओर क्या करिए, घूर्णन कर रही है। जैसे पृथ्वी क्या करता है, सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, मतलब घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो ये भी उन प्रभावों में से एक है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन। ठीक है, अच्छा इसको लेकर के केपलर ने क्या किया है, नियम दिया है अपना। केपलर के 3 नियम है दोस्तों, वो जो आप कक्षा 9वीं में नहीं पढ़ेंगे इसको, वो कक्षा 11वीं के लिए होता है। तो केपलर ने 3 नियम गुरुत्वाकर्षण, मतलब गुरुत्वाकर्षण नहीं, ये जो ग्रहों की गति होती है उनके लिए दिया था 3 नियम। वो भी गुरुत्वाकर्षण का ही एक भाग है, मान के चलो। ठीक है, कॉपरनिकस, आप इस साइंटिस्ट का नाम जानना दोस्तों। इसने क्या किया था कि देखो सबसे पहले तो अनुमान लगाया जाता था कि है ना, पृथ्वी जो है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, जितने भी तारे होते हैं पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। अपन पहले ये सोचते थे सूर्य भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सभी मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, ऐसा हम सोचते थे। क्योंकि हम आकाश में अगर आज भी देखेंगे तो वैसा ही हमको लगेगा कि सूर्य घूम रहा है, हम तो स्थिर हैं करके। ठीक है, तो कॉपरनिकस ने पहला जो उसमें जो सूर्य केंद्रित जो ब्रह्मांड की अवधारणा उसने दी थी। मतलब सूर्य केंद्र पर है और उसके चारों ओर क्या है, ग्रह गति कर रहे हैं। तो ये जो अवधारणा पेश किया था, ये किसने किया था, कॉपरनिकस ने किया था। केपलर ने 3 नियम दिए गति का, ठीक है, ग्रहों की गति का 3 नियम दिया था। और कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रित जो ब्रह्मांड होते हैं उसका उसने अवधारणा दिया था। दोस्तों वो भी तो गलत बोला जाएगा एक तरह से। ठीक है, उसके बाद मतलब सूर्य को केंद्र मानकर बाकी और जो तारे हैं वो तो सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्या था, तो सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो था सर आइज़ैक न्यूटन का। तो आइज़ैक न्यूटन ने क्या किया था, उसी ने ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको प्रतिपादित किया था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी जो 2 वस्तु है ना, कोई भी आप 2 वस्तु ले लो जिसका कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, वैसे तो दोस्तों जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, ये भी होते हैं, इनका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो ये तो बहुत सबसे छोटे कणों में से एक है।
तो मतलब कोई भी दो वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, तो ये भी इनका भी द्रव्यमान है होता है, तो ये भी उसमें आ जाएंगे। तो किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में क्या लगता है, कुछ ना कुछ आकर्षण बल लगता है। किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, ठीक है। ब्रह्मांड के किसी भी दो वस्तु के बीच, दो पत्थरों के बीच, ठीक है, कोई कुर्सी और कोई टेबल के बीच, है ना, मतलब उसका आकर्षण बल लगेगा। दो अगर इंसान भी अगर आपस में एक दूसरे से मतलब 1-2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं तो उनके मध्य भी कुछ ना कुछ आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सर आइजैक न्यूटन ने इस चीज़ को बताया। उसने क्या किया, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पेश किया। तो न्यूटन का दोस्तों पहला टॉपिक पर अपन आते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। दोस्तों ये नियम क्या बोलता है, तो सिंपल सा आपको परिभाषा एकदम याद नहीं करना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसमें एकदम परिभाषा नहीं पूछेगा, आपको मतलब समझना है इस चीज़ को कि क्या बोलना चाह रहा है वो। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको इसलिए लिख देता हूँ दोस्तों ताकि आप इसको एक बार देख सकें स्क्रीन पर, ठीक है। बाकी इसका और कोई मतलब नहीं, आप फॉर्मूले से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो दोस्तों किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया, वो क्या बोलना चाहता है कि कोई भी दो वस्तु, ब्रह्मांड में कोई भी जो दो वस्तु हैं उनके मध्य क्या लगेगा, गुरुत्व आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो किसके किसके ऊपर निर्भर करेगा दोस्तों, तो जो दोनों वस्तुएं हैं उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान पर, ठीक है। दो वस्तु हैं, वस्तु ए है, वस्तु बी है, ठीक है। तो वस्तु ए का द्रव्यमान, वस्तु बी का द्रव्यमान, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल, ठीक है, उसके समानुपाती। वस्तु ए का द्रव्यमान मान के चलो m1 है, वस्तु बी का द्रव्यमान मान के चलो m2 है, तो द्रव्यमान के गुणनफल क्या होगा, m1 m2, ठीक है, उनके समानुपाती होता है। तो F समानुपाती हो जाएगा m1 और m2 के, m1 इंटू m2 के, और उनके बीच की दूरी यानी कि दो वस्तु है उनके बीच की जो दूरी होती है, मान के चलो r होती है उनके बीच की दूरी, r है ना, तो उनकी बीच की दूरी के वर्ग यानी कि r² के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि r² के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/r² के समानुपाती, यानी कि F समानुपाती 1/r², ठीक है। बोलना क्या चाहता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल यानी कि वही गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, m1 इंटू m2 समानुपाती, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग, ठीक है, r का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग सूत्र के माध्यम से, क्या इसके बाद हम इसको डायग्राम के माध्यम से किस तरह समझेंगे दोस्तों। देखो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने दो वस्तुएं दी हुई है, वस्तु ए है, वस्तु बी है, ठीक है। दोनों के बीच की जो दूरी है दोस्तों r, ऊपर में तीर के निशान में दी हुई है वहाँ पर, ठीक है। दोनों के बीच में आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है दोस्तों। तो वस्तु ए जो है वस्तु बी पर क्या लगाएगी, आकर्षण बल लगाएगी। उसी तरीके से बी पर भी आकर्षण बल लग रहा है, ए पर भी आकर्षण बल लग रहा है, किसके द्वारा, तो वस्तु बी के द्वारा। वस्तु बी जो है वो ए पर लगा रही है, ए जो है वो बी पर लगा रही है, और ए और बी जो दोनों वस्तु एक दूसरे पर जो आकर्षण बल लगा रहे हैं दोस्तों, उसका जो परिमाण होगा वो समान होगा। यानी कि वस्तु ए जो वस्तु बी पर बल लगा रही है उसका मान अगर F है तो वस्तु बी जो ए पर लगा रही है वो भी F ही होगा, ठीक है। दो कोई भी वस्तु है, जैसे दो कोई इंसान बैठे, तो एक इंसान दूसरे स्थान पर जितना बल लगाएगा उतना ही बल दूसरा इंसान पहले पर भी लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो बल होता है वो केंद्रीकृत बल होता है। केंद्रीकृत बल का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि यहाँ पर जो वस्तु का केंद्र होता है उससे अपन क्या लिखते हैं, इस बल को, इसका जो दूरी होता है वो नापते हैं, ठीक है। इसका जो केंद्र होगा, है ना, केंद्र से अपन उनके बीच की दूरी होती है उसको अपन केंद्र से नापते हैं दोस्तों, तो वही होता है केंद्रीकृत बल, ठीक है। और जो दोनों वस्तुएं हैं वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर बराबर बल लगा रही है, तो मैंने आपको बता चुका है। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, अपन ने जो परिभाषा पढ़ा उसी को अपन सिद्ध करेंगे इसमें। मतलब क्या इसमें लिखा हुआ है, तो देखो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। तो पहला लिखा है कि समीकरण 1 जो लिखा हुआ है वो बल जो है समानुपाती है दोस्तों, जो अल्फा टाइप का दिख रहा है वो समानुपाती का चिन्ह है, m1 इंटू m2, ठीक है। और जो दोनों के बीच की जो दूरी थी r, उसका वर्ग r², उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/r², तो F समानुपाती 1/r², समीकरण 2 में लिखा हुआ है दोस्तों। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक करेंगे
तो बल जो होगा वो समान क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, अब समानुपाती का चिन्ह दोस्तों हम लोग जब भी हटाएंगे तो वहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ नियतांक आता है। समानुपाती का चिन्ह हटाने से नियतांक आता है। तो जो नियतांक आ रहा है जी, ठीक है, इस जी को हम लोग बोलते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दोस्तों ये जो हम पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, सार्वत्रिक नियम बोलने का क्या मतलब है दोस्तों कि ये संसार में कहीं भी है ना, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी, ठीक है, किन्हीं की मतलब दो वस्तुओं के बीच में, मतलब हर ये नियम जो है हर दो वस्तुओं के बीच में लागू होगा। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में, ऐसा नहीं कि पृथ्वी में लागू हो रहा है चंद्रमा में नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, तो जो हमारे ग्रह जो भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं वहाँ पर भी इनका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ठीक है, उन मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के उसमें प्रभाव में क्या करते हैं, वो घूमते हैं, उनका एक प्रभाव होता है वहाँ पर। तो ये पूरे ब्रह्मांड के लिए लागू होगा, इसलिए हम लोग को इसको सार्वत्रिक नियम बोलते हैं। और हर जगह इसको मतलब सार्वत्रिक नियम बोलेंगे। और जो जी का मान होता है उसको क्या बोलेंगे, जी को क्या बोलेंगे, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, नियतांक मतलब कांस्टेंट है, सार्वत्रिक मतलब ये भी पूरे ब्रह्मांड में हर जगह लागू होगा। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका जो मान होता है दोस्तों कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 6.67 इंटू 10 की पावर में -11 ये इसका क्या होता है, मान होता है। तो F इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, समीकरण जो 4 है, यही जो है कथन है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का। आगे चलते दोस्तों। अच्छा, जो जी का जो मान है, जब हाँ ये बोल रहा था कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसको तो न्यूटन ने दे दिया, लेकिन उस टाइम पर क्या था दोस्तों कि जी का जो मान है वो निकला नहीं था, है ना, मतलब न्यूटन ने इस चीज़ को नहीं निकाला था। तो इसको बाद में कैवेंडिश करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1797 में, ठीक है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, कैवेंडिश को याद रख लेंगे वही बहुत है। तो जी का जो मतलब उसमें न्यूटन ने जी का मान नहीं निकाला था, तो कैवेंडिश ने बाद में क्या किया था, इस चीज़ को निकाला था, जी का मान यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका मान निकाला था दोस्तों। ठीक है, कितना है उसका मान, तो 6.67 इंटू 10 की घात -11। इसका अपन मात्रक कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पर पीछे अपन चलते। मात्रक निकालने के लिए बहुत आसान है दोस्तों ये, मतलब अगर आप 9th-10th में अगर बेसिक आप पढ़े होंगे तो आप मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं कि जो बल है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर अब लिखेंगे तो हम जी को कैसे लिख सकते हैं, तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 लिख सकते हैं दोस्तों। आर स्क्वायर को उस तरफ कर देंगे, है ना, तो F इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा और m1 m2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो F का यानी कि बल का जो मात्रक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, तो क्या था दोस्तों, वो न्यूटन है। आर स्क्वायर, आर क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, तो मीटर का वर्ग। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब मीटर का वर्ग, तो न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, तो m1 क्या है दोस्तों, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या है, तो किलोग्राम है, तो मतलब किलोग्राम इंटू दूसरा वाला जो m2 होगा वो भी तो द्रव्यमान ही है ना, तो उसका भी जो मात्रक होगा वो किलोग्राम होगा। तो इसका जो मात्रक निकल करके आएगा दोस्तों जी का, वो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, है ना, या फिर ये बोल सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर मतलब किलोग्राम की पावर -2। ठीक है, ये उसका मात्रक निकल करके आ जाएगा। ये अपन आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है, किसी का भी अगर मात्रक पूछता है आपको तो कुछ इस तरीके से इस सूत्र को अपन क्या करते हैं, उसके हिसाब से निकाल करके मात्रक अपन बना लेते हैं। ठीक है, वही उसका मात्रक होता है। इसके बाद दोस्तों हम अगले टॉपिक पर आते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। हमने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में पढ़ लिया, अब हम आएंगे दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण पर। ठीक है, तो दोस्तों हमने बल और गति के जो नियम, या फिर उससे पहले गति जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने त्वरण के बारे में पढ़ा है। ठीक है, त्वरण के बारे में पढ़ा है, मंदन के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों त्वरण या मंदन वो क्या होता था, है ना, तो कोई भी वस्तु है उस पर अगर बल लगती थी, है ना, तो उस पर एक क्या है, त्वरण उत्पन्न होता था, हमने ये चीज़ पढ़ा था। अब वो जो त्वरण था दोस्तों वो ज़मीन पर होता था, यानी कि रैखिक गति के लिए हो रहा है वहाँ पर फिलहाल। ठीक है, अब क्या है, ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है क्या होता है ये गुरुत्वीय त्वरण मतलब गुरुत्व के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, गुरुत्व के द्वारा यानी कि
जो पृथ्वी है तो पृथ्वी अपनी ओर किसी भी वस्तु को खींचती है, ठीक है। तो वो जो त्वरण है दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी क्या करती है दोस्तों कि हम लोग ऊपर आसमान में अगर हम लोग कुछ भी चीज़ें फेंकते हैं, ठीक है, या फिर कोई है ना बिल्डिंग से अपन क्या करेंगे, कुछ वस्तु को छोड़ते हैं, गेंद को छोड़ेंगे तो वो वस्तु ऊपर और ना जा कर के क्या करेगी, नीचे आती है। तो पृथ्वी क्या कर रही है वहाँ पर, पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। तो उसके लिए ये त्वरण है दोस्तों, मतलब वो त्वरण उत्पन्न होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसको हम लोग जी से दर्शाएंगे। ये भी एक त्वरण ही है दोस्तों, जो हमने बल और गति के नियम या फिर गति चैप्टर में हम लोग पढ़ा था, ठीक है। तो क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, पृथ्वी क्या कर रही है, खींच रही है किसी वस्तु को अपनी ओर, है ना। आप अगर ऊपर कूदेंगे भी तो कहाँ वापस तो अपन मतलब ज़मीन में आ ही जाते हैं, तो हम लोग को पृथ्वी खींचती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल उसके कारण, है ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण, ठीक है। इसका मान जो होगा दोस्तों वो हम लोग को याद रखना है 9.81, ठीक है, 9.81। और त्वरण का मात्रक हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। उसके बाद हमको एक और पॉइंट याद रखना है कि देखो अब ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये हमारे पृथ्वी के लिए, हमने जो न्यूटन की गति का सार्वत्रिक नियम दिया था वो पूरी ब्रह्मांड के लिए था, ठीक है। ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये सिर्फ पृथ्वी के लिए। इसका अलग अलग जगहों पर दोस्तों अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे चंद्रमा पर जाओगे तो चंद्रमा पर जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 6 भाग, समझ रहे हो, 1/6 भाग वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है। मतलब अगर आप पृथ्वी पर, है ना, जितनी दूर ऊपर कूद पाते हो दोस्तों, चंद्रमा पर उससे ज़्यादा दूर आप ऊपर कूद पाओगे, ठीक है। अगर आप पृथ्वी पर रहते हो तो मतलब आपकी हाइट जितनी है, क्योंकि देखो हाइट ना इसका भी एक प्रभाव रहता है दोस्तों। अगर आप क्या करेंगे कि अगर चंद्रमा पर जाएंगे तो आपकी हाइट और ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका जो मान होगा वो पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके मान का 1/6वां भाग है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो अच्छा देखो, हम लोग गति के चैप्टर में न्यूटन की गति का 3 समीकरण पढ़ते हैं दोस्तों। ये न्यूटन जो है ना, फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। अगर ये न्यूटन नहीं होता तो आधा फिजिक्स तो होता ही नहीं, आधा भौतिकी होता ही नहीं, ठीक है। तो न्यूटन ने बहुत कुछ दिया है। गति का 3 समीकरण उन्होंने ही दिया था, ठीक है। क्या किया था, v = u + at, s = ut + ½ at²। अगर आपने पिछली क्लास को मेरा मतलब पढ़ा होगा दोस्तों, पिछली वीडियोस को देखा होगा तो आप ये चीज़ें आसानी से जान पाएंगे। s = ut + ½ at²। तीसरा था v² - u² = 2as। ये था न्यूटन की गति का 3 नियम, 3 समीकरण। फिर उन्होंने गति का 3 नियम भी दिया था दोस्तों। हमने पढ़ा है गति के चैप्टर में जड़त्व का नियम, गति का प्रथम नियम जो था। फिर गति का द्वितीय नियम पढ़ा था जहाँ से हमने F = ma निकाला था। फिर हमने गति का तृतीय नियम पढ़ा था दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया वाला, ठीक है। तो वो भी न्यूटन का 3 नियम था। उसके बाद दोस्तों न्यूटन ने यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया, ठीक है। अब उस नियम के बाद यहाँ पर क्या है, गति का जो 3 समीकरण होता है, ठीक है, गति का 3 समीकरण। तो दोस्तों अगर उसमें हम क्या करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण को हम ऐड कर लें, ठीक है। पहले जो गति का 3 समीकरण था उसमें क्या था, v जो था वो क्या था, v = u + at था। v क्या था, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, v = u + at। a क्या है दोस्तों, तो त्वरण था, और t जो था वो लगा समय था, ठीक है। दूसरा क्या था, s = ut + ½ at²। s क्या था दोस्तों, चली गई दूरी थी। तो दोस्तों अब हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ऊर्ध्वाधर दूरी ले रहे हैं। ऊर्ध्वाधर दूरी का मतलब ज़मीन से ऊपर की दूरी ले रहे हैं। इस बार हम लोग रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, इस बार हम लोग ज़मीन से ऊपर की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊंचाई हो जाएगा, है ना, h लेंगे उसको। s = ut + ½ at² था, तो s के जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर मैंने तीनों समीकरण वहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो इसको। तो h आ जाएगा, s की जगह s = ut। u क्या था, प्रारंभिक u था प्रारंभिक वेग। फिर t आएगा दोस्तों, t तो समय था, लिया गया समय, s = ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए अब त्वरण था तो दोस्तों ए की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। जहाँ जहाँ वहाँ पर ए था ना वहाँ पर यहाँ पर जी आ जाएगा, ठीक है। तो ए की जगह यहाँ पर क्या आ गया, जी आ जाएगा। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ये भी तो त्वरण है ना, तो गुरुत्वीय त्वरण जी आ जाएगा। जी ए टी स्क्वायर था तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो तीसरा का समीकरण है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तीसरा समीकरण हम लोग वहाँ पर क्या पढ़े थे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as था, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a की जगह यहाँ पर g आ जाएगा और s की जगह h आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये मैंने आपको बता चुका है। तो दोस्तों ये समीकरण इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आता है ना, तो उसको हम बना सके, उसके लिए समीकरण हमारे काम आएगा दोस्तों। दूसरा चीज़ क्या, अच्छा जो h था वो क्या था कि जो वस्तु है उसका जो पृथ्वी का जो तल है उससे ऊपर की ओर ऊंचाई उसकी है h, है ना। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं कि द्रव्यमान और भार, है ना। तो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है हम लोग इसका दोस्तों जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको मतलब वीडियो लेक्चर डालूंगा जहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी होंगे, मतलब आंकिक प्रश्न भी होंगे। दूसरा आप वहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे दोस्तों, मैं सब कुछ डालूंगा धीरे धीरे तो फिलहाल हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि द्रव्यमान और भार क्या होता है। द्रव्यमान सिंपल भाषा में आप जानते ही होंगे दोस्तों कि कोई भी जैसे चावल आप 1 किलो लेने जा रहे हो, ठीक है। द्रव्यमान तो आप जानते हो उसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु आप बाज़ार में गए, जैसे अपने चावल खरीदा, एक आप क्या बोलोगे चावल वालों को 1 किलोग्राम देना बोलोगे, ठीक है शक्कर खरीदोगे 1 किलोग्राम खरीदोगे, तो दोस्तों वो जो तौल अगर वो दे रहा है वो उसका द्रव्यमान होता है दोस्तों, ठीक है। वो उसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम m से दर्शाते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको मास बोलेंगे, m से दर्शाएंगे, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है। तो ये कुछ नहीं है, ये वस्तु की मात्रा है जितनी मात्रा में वस्तु है ना, वो वस्तु की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे, ठीक है। वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा, किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा, ठीक है। अभी हमने बताया 1 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम उसका मात्रक है चावल, ठीक है। द्रव्यमान जो होता है दोस्तों आप उसको चाहे पृथ्वी पर रखो, अच्छा मैं यहाँ से आपको भार के साथ कंपैरिजन करता हूँ दोस्तों। तो भार क्या होगा, जैसे 1 किलोग्राम चावल है, ठीक है 1 किलोग्राम चावल, उसमें अगर आप गुरुत्वीय मतलब भार ना एक तरह से बल आ जाएगा, ठीक है। भार जो होगा द्रव्यमान एवं भार, भार क्या होगा एक तरह से बल आ जाएगा उसमें, ठीक है। वेट, उसका वेट होता है। तो उसमें अगर अपन गुरुत्वीय त्वरण का गुणन कर देंगे, जैसे हमने गति का द्वितीय नियम पढ़ा था दोस्तों, F = ma पढ़ा था हमने, वहाँ से निकला था, उसका व्यंजक निकला था बल का। तो यहाँ पर m उसका द्रव्यमान था और a क्या था, उसका त्वरण था। अगर हम गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से यानी कि इस चैप्टर के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, F = mg आ जाना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ जहाँ पर a था वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी g लगा रहे हैं, ठीक है। F = mg आ जाना चाहिए। m क्या है, द्रव्यमान है, g उसका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो हमने द्रव्यमान के बारे में जाना कि वस्तु जो है उसकी उसमें जो पदार्थ की मात्रा उसको बोलते हैं द्रव्यमान। भार क्या होगा, तो वस्तु के द्रव्यमान में हम गुरुत्वीय त्वरण को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि यही जो mg बोल रहा हूँ आपको, F = mg, उसका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। मतलब जैसे 1 किलोग्राम चावल है, उसको अगर आप उसके गुरुत्वीय त्वरण है ना कितना होता है, उसका मान 9.81 होता है मीटर/सेकंड²। उसके साथ अगर अपन गुणा कर देंगे, चलो मोटा मोटी अपन 9.81 को 10 लेकर चलते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम चावल है, उसको गुरुत्वीय त्वरण यानी कि 10 से अपन गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। 10 किलोग्राम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ये न्यूटन होगा, ठीक है। तो भार को अपन न्यूटन में नापेंगे, ठीक है। क्यों, बल को अपन न्यूटन में नापते हैं तो भार को भी न्यूटन में नापेंगे ना, और द्रव्यमान जो होता है उसको अपन किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम चावल था और 10 न्यूटन क्या हो जाएगा, उसका भार हो जाएगा। अंतर आप समझ पा रहे होंगे साफ साफ, ठीक है। उसमें गुरुत्वीय त्वरण को बस गुणा करना पड़ता है है ना। जो मशीन होती है दोस्तों, जहाँ पर अपन क्या करते हैं, तौलते हैं, है ना, 1 किलोग्राम है कि 2 किलोग्राम है, ये सब जो तौलने वाली जो मशीन होती है ना, तो उसमें क्या होता है, उन लोग पहले से ही देखो, जब वस्तु को आप मशीन के ऊपर रखोगे ना तो उसमें क्या होता है, पहले से ही मशीन जो होता है वो सेट होता है, मतलब वो गुरुत्वीय त्वरण को उसमें भाग करके, मतलब उसको भाग करके उसको मशीन से हटा, उन लोग रिमूव कर दिए रहते हैं, उसको हटा दिए रहते हैं।
ठीक है। इस वजह से हमको क्या करता है, मतलब मशीन जो है वो द्रव्यमान दिखाता है कि हाँ 1 किलोग्राम द्रव्यमान है करके। नहीं तो दोस्तों जब अगर आप 1 किलोग्राम चावल को वहाँ पर रखते हैं ना, तो वो 10 न्यूटन दिखाता है वहाँ पर, ठीक है। तो 1 किलोग्राम दिखा रहा है, मतलब वहाँ पर उस मशीन में क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण को उन लोग भाग पहले से हटा दिए रहते हैं, ठीक है। उसको खैर उतना समझने की ज़रूरत नहीं है वो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द्रव्यमान और भार में और क्या हम अंतर जानते हैं। तो द्रव्यमान के बारे में पहले बता चुका हूँ कि पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं द्रव्यमान। भार मैंने बताया कि उसमें गुरुत्वीय त्वरण को अगर आप गुणा कर दोगे 10, मतलब गुणा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका भार हो जाएगा। जैसे 1 किलोग्राम चावल, किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है। और 10 न्यूटन, न्यूटन जो है वो भार का मात्रक है। हमने क्या किया, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है, फिर 10 से हमने उसको राउंड फिगर गुणा कर दिया। आपको समझाने के लिए मैंने 10 से गुणा कर दिया दोस्तों, लेकिन एग्जाम में कभी भी अगर आता है तो वहाँ पर आप 9.8 से या फिर 9.81 से ही आप गुणा करेंगे। ठीक है। आगे क्या है, अच्छा द्रव्यमान जो होगा दोस्तों, मैंने बताया था कि चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे वो ब्रह्मांड के कहीं पर भी उसको लेकर के जाओ, 1 किलो चावल को आप पृथ्वी पर रखो, चाहे आप चंद्रमा में चले जाओ, चाहे आप सूरज में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, होगा क्या, वो द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो वो 1 किलोग्राम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन भार क्या होगा दोस्तों, बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को गुणा करते हैं। तो पृथ्वी में गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 9.81 है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर आप चंद्रमा पर चले जाएंगे तो उसमें तो 6 से भाग हो गया ना गुरुत्वीय त्वरण का, तो वहाँ पर जो होगा, 1 किलोग्राम चावल को आप ले करके जाओगे तो उसका भार कितना बताएगा, एक है ना 1 किलोग्राम इंटू 10 कर लो बटा 6 कर लो, ठीक है, उतना उसको भार दिखाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6 भाग है चंद्रमा पर, ठीक है। द्रव्यमान जो होगी दोस्तों वो क्या होगी, अदिश राशि होगी, बिल्कुल, ठीक है। द्रव्यमान अदिश राशि है। लेकिन भार, हमने बल पढ़ा, बल क्या है, सदिश राशि थी, और भार भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा दोस्तों, सदिश राशि है ना। जो त्वरण, सामान्य त्वरण या मंदन था वो भी सदिश राशि था, ठीक है। ये द्रव्यमान जो है स्थिर राशि भी है। स्थिर राशि के बारे में बताया कि आप कहीं पर भी लेकर चले जाओ इसको, चाहे पृथ्वी में रहो चाहे कहीं भी चले जाओ, उसका जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम रहेगा, ठीक है। भार में हम कंपैरिजन हम पढ़ चुके दोस्तों द्रव्यमान और भार के बारे में। तो भार के बारे में क्या है, तो वस्तु को जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करे उसे वस्तु का भार, है ना, भार कहते हैं। वस्तु को जिस बल से अब यहाँ पर बल आप समझ पा रहे हैं, वही मैं बल की बात करता है, F=mg। तो वस्तु को जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करे, ठीक है, पृथ्वी उस पर बल लगाती है किसी वस्तु पर, तो वही उसका क्या होता है, भार होता है ना। उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। भार वही तो होता है ना दोस्तों, आपका भार कितना है, पृथ्वी आप पर जितना बल लगा रही है ना, अपनी ओर जितना बल से खींच रही है उसको, उसी को बोलते हैं आपका भार, ठीक है। F=mg, देखो मैंने आपको बताया था कि F इसमें g का गुणा करना पड़ता है करके, तो द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान के साथ गुरुत्वीय त्वरण का गुणा करना है, ठीक है। न्यूटन इसका मात्रक है, ठीक है। और क्या बोला हूँ, और क्या पॉइंट है, तो अलग अलग सतहों पर भार अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान चाहे आप कहीं भी लेकर के चले जाओ, द्रव्यमान उतना ही रहेगा, भार जो है वो बदल जाएगा, पृथ्वी में अलग रहेगा, चंद्रमा के लिए अलग रहेगा, ठीक है। अगले टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। इस चैप्टर में उतना कुछ ज़्यादा टॉपिक था नहीं दोस्तों, तो जितना भी था उतना मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद हम इसके लिए जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसके लिए आपको ले करके आऊँगा, उसमें ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस बना पाएंगे। अगले टॉपिक पर आते हैं गुरुत्वीय केंद्र। दोस्तों ये टॉपिक शायद लास्ट टॉपिक है, इसके बाद तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, तो कोई भी जो वस्तु होती है दोस्तों, कोई भी वस्तु, चाहे वस्तु रेगुलर वस्तु हो, मतलब उसका एक निश्चित आकार हो, चाहे वो उसका आकार निश्चित ना हो, ठीक है, तो उस हर एक वस्तु का क्या होता है, अपना एक गुरुत्वीय केंद्र होता है। मतलब मैं ये बोलूँ कि उस वस्तु का टोटल एक भार होगा, आप उसको नापोगे तो उसका एक भार होगा, ठीक है। लेकिन उस पूरे वस्तु को, है ना, कोई ऐसा एक बिंदु होगा जिसमें हम उसको मान करके चलते हैं कि नहीं यार ये वस्तु का सारा भार जो है वो इसी बिंदु पर है, ठीक है। कोई एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ दोस्तों, जैसे कोई एक स्केल है, ठीक है। अब एक स्केल को आप क्या करोगे, अपनी उंगली से उसको संतुलित करने का प्रयास करो, मतलब स्केल को सीधा रखो, अपनी उंगली से उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अगर आप कॉर्नर से पर उसको पकड़ना स्टार्ट करेंगे तो स्केल तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, कॉर्नर से। फिर धीरे धीरे करते करते अपन बीच में आते हैं।
दोस्तों एक बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर आप अपने सिंगल उंगली से पूरे स्केल को क्या कर सकते हो, संतुलित कर सकते हो, मतलब स्केल गिरेगा नहीं वहाँ पर, है ना। तो दोस्तों वो स्केल के लिए जो उसका जो गुरुत्वीय केंद्र होगा वो वही बिंदु होता है दोस्तों जहाँ पर क्या होती है, वो संतुलित हो जाती है। स्केल क्या है, पहले हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, मतलब है ना, क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये इसको ऐसे प्लेन में रखा हुआ है स्केल, नॉर्मल है ना। ठीक है, अब उस रखे हुए स्केल पर दोस्तों अगर आप बात करोगे गुरुत्वीय बल का, तो उसके हर एक बिंदु पर लग रहा है। आप कॉर्नर से अगर जाएंगे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, हर कॉर्नर पर नीचे की ओर क्या लग रहा है, उस पर गुरुत्वीय बल लग रहा है। ठीक है, पृथ्वी उसको खींच रही है नीचे की ओर, है ना। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जिसमें हमको उसका पूरा का पूरा जो भार होता है उसको हम लोग को मान के चलते हैं, तो वो जो बीच वाला जो बिंदु होता है जहाँ पर हमने उसको उंगली से क्या किया था, संतुलित किया था, है ना। तो उंगली से हम जब संतुलित करेंगे दोस्तों, तो उसका सारा का सारा भार हमने कहाँ पर मान के चला, उसके बीच में। तो बीच से क्या होगा, नीचे की ओर स्केल क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, मतलब उसका जो गुरुत्वीय उसका जो बल है ना, जो पृथ्वी उसको खींच रही है, गुरुत्वीय जो भार होगा वो मध्य बिंदु पर ही होगा, वहाँ पर से वो नीचे की ओर गिरता। लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, वहीं पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर क्या कर लिया, संतुलित कर लिया है, यानी कि ऊपर की ओर उतना ही बल लगा लिया है जो अपने न्यूटन की गति का तृतीय नियम पढ़ा था, क्रिया प्रतिक्रिया वाला, है ना। जितना बल से वो नीचे आ रहा था उतना बल आपने ऊपर की ओर लगा के उसको क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है दोस्तों कि गुरुत्वीय जो केंद्र होता है वो हर एक वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र होगा, और जिस बिंदु पर हम उसको संतुलित कर पाते हैं, ठीक है, उस बिंदु पर क्या होगा, उसका गुरुत्वीय केंद्र नियत मतलब रहता है उसका वहाँ पर। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का कुल भार, वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का कुल भार केंद्रित होता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, एकदम से है ऐसी वाली बात नहीं है, स्केल है, उसका भार तो अपना हर एक जगह पर अलग अलग होगा, हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन हमेशा मान करके चलते हैं कि नहीं, उसका जो भार है ना वो वहीं पर है। ठीक है, तो उसी बिंदु पर हम संतुलित कर पाते हैं, बाकी और किसी बिंदु पर अगर हम उंगली को रखेंगे तो स्केल नीचे गिर जाएगा, है ना। वही वाला जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं हम गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है दोस्तों। ये मैंने उसका फ़ोटो भी ले लिया था और आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, स्केल है, उसका जो भार है दोस्तों वो सभी तरफ, आप सब तरफ देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर भी उसका भार है, यहाँ पर भी उसका भार है, यहाँ पर भी, मतलब हर जगह भार, उस पर नीचे की ओर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। ठीक है, पृथ्वी क्या कर रही है, उसको नीचे की ओर खींच रही है। लेकिन इस बिंदु पर जहाँ पर हमने संतुलित किया है, ठीक है, इस बिंदु पर उसका गुरुत्वीय केंद्र है, अपन मान करके चलते हैं। अपन ये मानेंगे कि पूरे स्केल का जो भार है वो इसी बिंदु पर लग रहा है। ठीक है, जहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको संतुलित कर दिया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों गुरुत्वीय केंद्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। संतुलित स्थिति आपको मैंने समझाया इस बारे में भी। ठीक है, और क्या है, ठीक है, वही है, तो किसी भी जो वस्तु है उसको अपन, है ना, उसका गुरुत्वीय केंद्र अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो उसको संतुलित करके अपन निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दो कंडीशन आता है, एक स्थिरता, मतलब कोई वस्तु स्थिर है ना, कोई वस्तु स्थिर है कि अस्थिर है, उसका पता कैसे चलेगा। ठीक है, उसके लिए दो पॉइंट होता है। किसी भी आकार की वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र से एक रेखा नीचे की ओर खींचने पर, ठीक है, कोई भी वस्तु है उसके गुरुत्वीय केंद्र से अगर आप एक रेखा नीचे खींचते हो तो वहाँ पर क्या है, दो कंडीशंस बनते हैं। पहला कंडीशन क्या बनेगा दोस्तों कि मतलब वस्तु स्थिर रहेगा। कैसे पता चलेगा वस्तु स्थिर रहेगा करके, तो यदि वह वस्तु के आधार के अंतर्गत है, ठीक है, जो रेखा आपने खींचा नीचे की ओर, अगर वो रेखा वस्तु के जो आधार है, ठीक है, आपको पता नहीं कि अभी इसका कितना समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसको मैं पहले थ्योरेटिकली समझा पाऊंगा दोस्तों इसको। किसी भी आकार की वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र, ठीक है, कोई भी वस्तु है उसका गुरुत्वीय केंद्र से एक रेखा नीचे की ओर खींचते हैं अपन। ठीक है, अब वो जो रेखा है वो उस आधार के, मतलब उसका जो आधार है उसके अंतर्गत है। ठीक है, उसके अंतर्गत है, तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो वस्तु स्थिर है। दोस्तों इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो आपने पीसा की मीनार कभी सुनी, उस बारे में सुना होगा,
पीसा का जो मीनार है दोस्तों वो कुछ इस टाइप का है ना, वो इस टाइप का मीनार है दोस्तों, ऐसा मीनार है पीसा का मीनार, ठीक है। मतलब वो मीनार जो नॉर्मल घर होता है, नॉर्मल बिल्डिंग होता है, वो ऐसा सीधा होता है ना, तो वो जो मीनार है दोस्तों वो कुछ इस मतलब टेढ़े शेप में, टेढ़े शेप में होने के बाद भी वो आज तक गिरती नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों है दोस्तों? तो उसका जो देखो, पहले अगर ये घर अगर सीधा होता है ऐसा ना, तो इसका जो गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, उसके बीच में कहीं होता है ना। अब ये पीसा की मीनार है, इसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो यहाँ पर है, बहुत नीचे है दोस्तों, ठीक है। अब इससे अगर आप नीचे की ओर एक रेखा खींचते हो, नीचे की ओर एक रेखा खींचते हो, तो देखो ये आधार के अंतर्गत आ रहा है, आधार के अंतर्गत आ रहा है, यहाँ पर इतने बीच में है। अगर उसका गुरुत्वीय केंद्र यहाँ होता दोस्तों और उससे अगर अपनी रेखा नीचे खींचते तो ये आधार के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये बिल्डिंग गिर जाती, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे गुरुत्वीय केंद्र का। मतलब इंजीनियर्स ने जो पीसा की मीनार है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है ताकि वो गिरे ना करके। तो उसका जो गुरुत्वीय केंद्र है उससे जो रेखा पर नीचे खींचते हैं तो वो क्या है, उसके आधार के अंतर्गत रहेगा, उससे आगे पीछे नहीं होता, ठीक है। अगर वो क्या होता मतलब उससे अगर आगे हो जाता तो क्या होता, वो जो वस्तु है वो स्थिर नहीं रहता, यानी कि बिल्डिंग क्या होती, गिर जाती। अभी बिल्डिंग नहीं गिरी यानी कि स्थिर है, ठीक है। तो यही बोलना चाह रहा है पॉइंट। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल तो इतना ही है। गुरुत्वाकर्षण का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसमें इतने ही पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, तो इसका जो न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मैं आपके लिए ले करके आऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।